Hello everyone, welcome to our online platform of chemical educators। पिछले क्लास में हमने जेटीडी की शुरुआत की थी, आज उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, abnormal behavior in जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या दिखाया था कि हमने तो पढ़ लिया जेड आउट कहाँ पे होगा, जनरली EG1 EG3 T2G2। ठीक है, इसके अलावा T2G5 यहाँ पे होगा। कहाँ पे जेड आउट आपका एक्सक्लूसिव होगा, यहाँ पे जेड आउट आपका एक्सक्लूसिव होगा। यहाँ पे बोथ जेड आउट जेड इन होगा, डोमिनेट कौन करेगा, जेड आउट। और यहाँ पे T2G1 T2G4 में आपका क्या होगा, जेड इन होगा। तो ये सब बातें तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जब हम एग्जाम्पल देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखें, तो वहाँ पे हमने क्या पाया कि जेड आउट होना चाहिए था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जेड आउट, मिला हमें क्या, बॉन्ड लेंथ इक्वल। कहीं पे जेड आउट एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2-2 डिस्टॉर्शन मिला, जेड आउट एक्सपेक्ट कर रहे थे जेड इन मिला। उस सब की चर्चा इसमें करेंगे, abnormal behavior in जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 3 केस आएंगे आपके, तीनों की चर्चा हम करेंगे बारी बारी से। पहला आपका होगा ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। ठीक है, ये ऑब्जर्व की बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था आपका जेड इन जेड आउट या फिर जेड इन। वहाँ पे क्या मिला आपका, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल मिला। दूसरा आपका क्या आएगा, जेड इन ऑब्जर्व होगा इन प्लेस ऑफ जेड आउट। मीन्स जेड आउट एक्सपेक्टेड था लेकिन मिलेगा क्या, जेड इन। तीसरा आपका आएगा 2-2-2 डिस्टॉर्शन observed in place of जेड आउट। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या होगा आपका, जेड आउट एक्सपेक्टेड होगा लेकिन आपको मिलेगा क्या, 2-2-2 डिस्टॉर्शन। तो ये दोनों तो आपका ठीक है इजी ऑन सिमेट्रिकल में, क्योंकि जेड आउट एक्सपेक्टेड है, मिल क्या रहा है आपका, जेड इन मिल रहा है या फिर 2-2-2 डिस्टॉर्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में ये आपका केस मिलेगा। और ये केस आपका मिलेगा T2G एंड EG दोनों में आपका मिलेगा, क्योंकि जेड इन में भी मिल रहा है, जेड आउट में भी मिल रहा है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बोथ डिस्टॉर्शन। ये केस आपका कहाँ पे मिलेगा, बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में मिलेगा। ये केस आपका मिलेगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में। इसको हम कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम पहचानेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम पहचानेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वली ऑब्जर्व। ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल में हमें क्या मिलेगा, ऑल बॉन्ड इक्वल में हमें मिलेगा कि नो जेटीडी ऑब्जर्व्ड। क्या हो रहा है, नो जेटीडी ऑब्जर्व्ड। जेटीडी हो या ना रहा है वो अलग बात है, लेकिन जेटीडी हम ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि हम जब देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देखेंगे या फिर हाइपर फॉन्टलाइन देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ओनली वन पीक विल बी ऑब्जर्व्ड। जब एक ही पीक मिलेगा तो सभी बॉन्ड लेंथ क्या होंगे आपका, इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि एक ही पीक मिल रहा है। ऑल बॉन्ड लेंथ आपके इक्वल आ रहे हैं। उसके एग्जाम्पल लेते हैं, TiH2O होल 6 2+, ठीक है, 3+, ठीक है। तो Ti3+ का मतलब क्या है आपका, T2G D1 का मतलब है T2G1। तो यहां पे होना चाहिए था क्या, Zin, होना क्या चाहिए था, Zin का मतलब है 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, ठीक है। लेकिन हमें मिलेगा क्या, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, सभी बॉन्ड लेंथ हमें इक्वल मिलेंगे। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि हम यहाँ पे जेटीडी को ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे हैं। तो जेटीडी ऑब्जर्व नहीं कर पाने का दो तरीका है, ये आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टर्शन हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेट सेट आपका क्या होगा, रिमूवल होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेट सेट आपका रिमूवल होगा तो उसमें क्या आएगा आपका, जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट आएगा, तो जॉन टेलर डिस्टर्शन वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेट सेट अगर है हमारे पास और उसको रिमूव हम कर रहे हैं तो जॉन टेलर डिस्टर्शन प्रेजेंट होगा। तो जॉन टेलर डिस्टर्शन प्रेजेंट होने से हमें क्या मिलना चाहिए था, Zin मिलना चाहिए था। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, जॉन टेलर डिस्टर्शन नॉट ऑब्जर्व्ड। लेकिन हो क्या रहा है, जॉन टेलर डिस्टर्शन प्रेजेंट है लेकिन जॉन टेलर डिस्टर्शन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जेटीडी को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक जेटीडी। इस तरह के जेटीडी को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक जेटीडी। तो इससे हमें यह पता चला, लिख लीजिए, प्रेजेंट है, ये आप लिख लीजिए एक्सपेक्टेड, ठीक है। ऑब्जर्व क्यों लिखेंगे, एक्सपेक्टेड। तो इससे हमें यह पता चला कि जेटीडी आपका डायनामिक भी हो सकता है या फिर स्टैटिक भी हो सकता है। जेटीडी दो तरीके का आ गया आपका, एक हुआ आपका डायनामिक, एक हुआ आपका स्टैटिक, ठीक है। डायनामिक किसको बोलेंगे, जॉन टेलर डिस्टर्शन इज प्रेजेंट बट इफेक्ट is not observed means all bond length are equal, ठीक है। स्टैटिक जेटीडी किसको बोलेंगे, जेटीडी इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड means different bond length। तो ये तो आपका दो तरीके का आ जाएगा, डायनामिक जेटीडी, स्टैटिक जेटीडी। हम बॉन्ड लेंथ इक्वल पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, अभी बात करेंगे डायनामिक जेटीडी की, ठीक है। अभी किसकी बात करेंगे, डायनामिक जेटीडी की। तो डायनामिक जेटीडी किस तरह का आएगा आपका, तो अगर इक्वल बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व हो रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आइदर डिस्टर्शन
आपका बहुत ही कम है, टू फीबल डिस्टॉर्शन। अगर डिस्टॉर्शन आपका बहुत कम है तो क्या होगा, हम ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डिस्टॉर्शन जो हो रहा है ये आपका एक्सियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है। डिस्टॉर्शन बहुत धीरे 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 हो रहा है, तो मतलब घूमना बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो टू फीबल डिस्टॉर्शन होने की वजह से हम क्या होगा, इसको ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे। सो JTD इज नॉट ऑब्जर्व। अगर टू फीबल डिस्टॉर्शन हुआ तो JTD ऑब्जर्व नहीं होगा। ये कहाँ पे हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा वीक डिस्टॉर्शन में। वीक डिस्टॉर्शन मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, T2G ऑन सिमेट्रिकल। वीक डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, T2G ऑन सिमेट्रिकल। तो T2G ऑन सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, TiH2O6 + ये आपका है D1 T2G1, या फिर FeH2O6 2+, ये आपका क्या है 3+ ना। D6 से 2 गया तो D2 D6 का मतलब है ये आपका है हो जाएगा 3+, ठीक है। D6 हाँ ये आपका रहेगा 2+, ठीक है। तो D6 का मतलब है T2G4, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे मिलेगा, टू फीबल डिस्टॉर्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ आपका इक्वल आएगा, कहाँ पे, इस तरह का आएगा। दूसरा आपका कहाँ पे आएगा, एक आएगा आपका अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच रोटेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। मीन्स एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल रोटेशन आपका बहुत ही फास्ट हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, स्लो डिस्टॉर्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये आपका एक्सियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, तो इनके बीच बहुत ज़्यादा फास्ट डिस्टॉर्शन हो रहा है। डिस्टॉर्शन इतना फास्ट होगा कि पर सेकेंड लगभग आपका 10⁻10 टाइम्स आपका एक्सियल इक्वेटोरियल रोटेशन होगा। अगर इस तरह का रोटेशन आया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे वेरी स्यूडो रोटेशन, वेरी स्यूडो रोटेशन, BSR की बेहतरीन चर्चा मैं आपको बॉन्डिंग में करा चुका हूं। तो ये BSR का चर्चा आपका रहेगा, कोऑर्डिनेशन में भी रहेगा, बॉन्डिंग में भी रहेगा। तो एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल रोटेशन अगर बहुत फास्ट हुआ तो वेरी स्यूडो रोटेशन की वजह से आपका क्या होगा, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल ऑब्जर्व होगा। क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इसको पकड़ नहीं पाएंगे कि एक्सियल में है या इक्वेटोरियल में है, इक्वेटोरियल में या एक्सियल में है। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखाई देगा, सभी बॉन्ड हमें सेम लेंथ दिखाई देगा। तो ये क्या होगा आपका, ये कहां पे आएगा आपका, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में। तो जनरली स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कहां पे दिखाता है, EG ऑन सिमेट्रिकल में। EG ऑन सिमेट्रिकल में आपका ये आएगा वेरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। तो रैपिड रोटेशन होने की वजह से ये आएगा आपका BSR, और टू फीबल डिस्टॉर्शन की वजह से आपका T2G ऑन सिमेट्रिकल में आएगा। ये आपका होगा दो तरीके का डायनामिक JTD कहाँ पे आ सकता है। और एक बात बता दूं आपको, ये जो मैं आपका एग्जाम्पल लूँगा, जो लूँगा, ये सब आपका डाटा बेस्ड है। आप ने मतलब जो बुक पढ़ेंगे, जितना अच्छा बुक पढ़ेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया होगा, वो आप कर सकते हैं। मेरे पास जितना है उतना मैं दे सकता हूँ। मीन्स ये कोई भी आपको बता नहीं पाएगा कि ये आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। थियोरिटिकली जो भी डाटा बेस्ड है उसी हिसाब से ही हम बता पाएंगे।
ठीक है, जैसे कि आपका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता है उसको कोई नहीं बता सकता जब तक वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं उसका प्रूव नहीं आ जाता, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये सब आपको मॉलिक्यूल याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। TiH2O6 हो या फिर FeH2O6 2+ हो, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायनेमिक जेटिडी दिखाते हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ इनका इक्वल होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो अभी आते हैं BSR में कि डायनामिक जेटिडी यहाँ पे हुआ, मैंने क्या लिखा आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन EG में आपका होगा। तो मोस्ट केस ये कहाँ पे दिखाएगा, मोस्टली तो EG में दिखाएगा आपका, मोस्टली इन कॉपर नाइट्रो कॉम्प्लेक्स में आपका ये दिखाएगा। ठीक है, मोस्टली आपका किस में दिखाएगा, कॉपर नाइट्रो कॉम्प्लेक्स में आपका दिखाएगा। तो कॉपर नाइट्रो 4-, ठीक है, ये आपका एक है एग्जाम्पल जहाँ पे क्या होगा, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। लेकिन जो मैं लिख रहा हूं ना ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल, मैं इसको कहाँ पे लेके चल रहा हूं, मैं इसको एक सर्टन टेम्परेचर में बोल के चल रहा हूं। ठीक है, तो मीन्स डायनामिक जेटिडी जो होगा BSR आपका क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स मैं जो टेम्परेचर बोलूंगा उसी हिसाब से ये हो रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कर देंगे तो कहीं पे डायनामिक जेटिडी स्टैटिक दिखाएगा, नीचे टेम्परेचर में भी डायनामिक दिखा रहा होगा। तो आप टेम्परेचर डिपेंडेंट ये है। ठीक है, ये क्या है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये आपका ऑल बॉन्ड इक्वल, ये आपका किस में है, रूम टेम्परेचर में है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैं इसके टेम्परेचर अगर डिक्रीज करूं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, रुकिए इसको आपने लिख लिया। तो देखिए मैं आपको बोल रहा हूं एक सर्टन टेम्परेचर में आपका ये है डायनामिक जेटिडी। ठीक है, रोटेशन इसका क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अगर इस डायनामिक जेटिडी को, ये आपका है कॉपर का कोई भी कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, ठीक है, सपोज इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ऑल बॉन्ड लेंथ सेम है, तो मीन्स एक्सियल इक्वेटोरियल अलग हैं, लेकिन मुझे ऑब्जर्व क्या हो रहा है, एक्सियल इक्वेटोरियल सेम है। मैं सेम या अलग ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि जेटिडी ऑब्जर्व हो रहा है, जेटिडी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, जेटिडी यहाँ पे प्रेजेंट है। जेटिडी प्रेजेंट है मतलब जेड इन हो या जेड आउट हो, जो भी हो रहा है यहाँ पे। तो कॉपर का है EG है तो जेड आउट होगा। तो मीन्स एक्सियल इक्वेटोरियल जेटिडी प्रेजेंट होने की वजह से सेम नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है, एक्सियल इक्वेटोरियल हमें ऑब्जर्व सेम हो रहा है। तो डायनामिक जेटिडी ये हो रहा है रूम टेम्परेचर में। अगर मैं इसको टेम्परेचर देता जाऊं, ठीक है, डायनामिक जेटिडी है और मैं इसको टेम्परेचर देता जाऊं, तो ये डायनामिक जेटिडी था रूम टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा मिलेगा ये तब भी क्या रहेगा आपका डायनामिक जेटिडी रहेगा, क्योंकि रोटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है और टेम्परेचर में बढ़ा दिया तो रोटेशन और फास्ट होगा। तो डायनामिक को डायनामिक रखने के लिए मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर देते जाऊँगा। लेकिन अगर ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर इसको टेम्परेचर में घटाता गया तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रोजन आउट टेम्परेचर। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रोजन आउट टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसको क्या दिखाई देगा, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दिखाई देगा।
ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मीन डायनामिक जेटीडी को अगर हम टेम्परेचर घटाते जाएं, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे क्या होगा, आपका रोटेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, रोटेशन will be slowed down and we observe different bond length। ठीक है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करने पे आएगा। मीन्स BSR यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टैटिक जेटीडी हमें मिल जाएगा। BSR स्टॉप हो जाएगा, स्टैटिक जेटीडी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन में ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, rotation will be slowed down and we observe different bond length। implies क्या होगा, यहाँ पे BSR आपका स्टॉप हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, स्टैटिक जेटीडी मीन्स डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हमें मिल जाएगा। अगर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ मिल गया तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक जेटीडी जब आएगा डायनामिक जेटीडी से, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे, टेम्परेचर होगा आपका फ्रोजन आउट टेम्परेचर। ठीक है, FOT, T आपका क्या हो गया, FOT हो गया, तो फ्रोजन आउट टेम्परेचर। ठीक है, तो डायनामिक becomes jet static at temperature called as frozen out temperature। dynamic becomes jet static at temperature called as frozen out temperature। ठीक है, तो डायनामिक जेटीडी का आपका दो तरीके का मिल गया। एक आपका क्या, टू फीबल डिस्टर्शन की वजह से, ये कहाँ पे मिलेगा आपका, T2G ऑन सिमेट्रिकल के केस में। T2G ऑन सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, FeH2O होल 6 2 प्लस TiH2O होल 6 3 प्लस। ठीक है, और एक आपको मिलेगा बेरी सीडो रोटेशन पे, ये आपका क्या मिलेगा, EG ऑन सिमेट्रिकल में, वो सब केस किसका होगा, कॉपर 2 प्लस का होगा। ठीक है, वो सब केस किसका होगा, कॉपर 2 प्लस का होगा। तो हमें क्या देखना है कि आपका अभी भी बोल रहा हूं, डायनामिक हो या स्टैटिक हो, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हो या इक्वल बॉन्ड लेंथ हो, इक्वल बॉन्ड लेंथ की बात करें तो क्या होगा, जेटीडी प्रेजेंट है, ये लाइन आप याद रखना, जेटीडी प्रेजेंट बट नॉट ऑब्जर्व्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। So all bond length are equally observed या फिर assumed। हम ये मान के अभी तक चल रहे हैं कि सेम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो साइंस जितना डेवलप करेगा उसके बाद साथ एक ऐसा आएगा कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं, नहीं यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जेटीडी प्रेजेंट है, जेटीडी जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे ना स्टैटिक होगा ना डायनामिक होगा। तो जेटीडी प्रेजेंट है लेकिन ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक जेटीडी।
अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक जेटीडी। ठीक है, तो मैं दो कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ आपका CO H2O होल 6 2+, किस में ले रहा हूँ मैं आपका रूम टेम्परेचर में। ठीक है, दूसरा पार्ट में मैं ले रहा हूँ आपका K2PB Cu NO2 होल 6। ठीक है, इसको भी मैं ले रहा हूँ रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर का मतलब है आपका 273.14 प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप डेसिमल को भी काउंट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उस तरह का आ चुका है, इसलिए 273.14 आपका होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 273 मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये आपका कितना आएगा 298.14 केल्विन। ठीक है, रूम टेम्परेचर है आपका 298.14 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर में आपका क्या दिखाता है स्टैटिक जेटीडी। ठीक है, ये आपका रूम टेम्परेचर में क्या दिखाता है डायनामिक जेटीडी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि बीएसआर की चर्चा कर रहे हैं। बीएसआर कब होगा जब आपको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जितना मिलेगा रोटेशन उतना ही फास्ट होगा। तो रोटेशन फास्ट होने का मतलब है आपका रोटेशन आपका फास्ट होने का मतलब है आप एक्सियल इक्वेटोरियल ऑब्जर्व कर नहीं सकते, तो आपको बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलेगा। तो ये तो डायनामिक है। स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में आपका मतलब क्या है डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आपका ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है आपका डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व्ड, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया आपका, अगर ये स्टैटिक है तो रूम टेम्परेचर में अगर ये स्टैटिक है और इसको मैं क्या कर रहा हूं टेम्परेचर घटाता जा रहा हूं। ठीक है, ये हमेशा स्टैटिक ही रहेगा क्योंकि स्टैटिक था एक टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में। अगर मुझे स्टैटिक को डायनामिक करने के लिए मैंने आपको क्या बोला एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर घटा रहा हूँ। तो कैसा टेम्परेचर जहाँ पे स्टैटिक था तो टेम्परेचर घटाऊंगा तो ये हमेशा क्या रहेगा स्टैटिक ही रहेगा। नीचे टेम्परेचर आने पे ये स्टैटिक रहेगा। लेकिन अगर इस पे मैं टेम्परेचर क्या करूं बढ़ाता जाऊं, टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल रोटेशन आपका क्या होगा फास्ट होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल रोटेशन फास्ट होगा तो आपका क्या हो जाएगा ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल आ जाएंगे, ऑब्जर्व होगा ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। तो मुझे क्या मिलेगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे मुझे क्या मिल जाएगा डायनामिक जेटीडी। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे फ्लक्सोनियल टेम्परेचर, फ्लक्सोनियल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायनामिक जेटीडी। अगर यहाँ पे डायनामिक जेटीडी हो गया तो ऊपर जाने पे भी आपका क्या रहेगा डायनामिक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि नीचे टेम्परेचर पे डायनामिक है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तब भी वो डायनामिक ही रहेगा, क्योंकि रोटेशन सिर्फ फास्ट होता ही जाएगा लेकिन और कुछ होगा नहीं। तो ये टेम्परेचर आपका कितना आएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 398.14 केल्विन। ठीक है, तो कॉपर H2O होल 6 2+ का फ्लक्सोनियल टेम्परेचर क्या आएगा आपका 398.14 केल्विन। ये आपको याद रखना है, इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब आ जाते हैं K2PB CuNO2 होल 6 2+, CuNO2 होल 6। तो ये दो नौ हटाने के बाद स्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा 4- चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है आपका डायनामिक जेटीडी है रूम टेम्परेचर पे।
तो अगर डायनामिक जेटीडी है रूम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये क्या होगा, वो डायनामिक का डायनामिक ही रहेगा, ये सर नो, डायनामिक का डायनामिक ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर हम दे रहे हैं और नीचे टेम्परेचर पे ही ये डायनामिक हो चुका है। तो अगर इस पे टेम्परेचर घटाएंगे, मैं आपको बोल चुका हूँ टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, आपका रोटेशन स्लो डाउन हो जाएगा। अगर रोटेशन स्लो डाउन होगा तो ये क्या आ जाएगा, आपका स्टैटिक जेटीडी आ जाएगा, एक ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे क्या होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रोजन आउट टेम्परेचर, मीन्स फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज का मतलब क्या है, टेम्परेचर घटाना, ये सर नो। तो टेम्परेचर फ्रीज का मतलब क्या है, टेम्परेचर घटाना, तो ये आपका हो जाएगा फ्रोजन आउट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर आपका डायनामिक को स्टैटिक बनाने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर कितना आएगा, 273 केल्विन। ठीक है, इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर कितना आएगा, 273 केल्विन। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला, अगर टेम्परेचर आपका एफटी है, ठीक है, टेम्परेचर आपका एफटी है, ठीक है, ये है, तो अगर ये आपका डायनामिक है, डायनामिक के ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये डायनामिक ही रहेगा, डायनामिक टेम्परेचर बढ़ाने पे डायनामिक रहेगा, नीचे आने पे क्या होगा, आपका स्टैटिक होगा, ये सर नो। फ्लक्जोनियल टेम्परेचर को अगर आप ऊपर जाएंगे, फ्लक्जोनियल टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो हमेशा डायनामिक रहेगा, फ्लक्जोनियल टेम्परेचर से नीचे आने पे वो क्या होगा, आपका स्टैटिक होगा। तो डायनामिक, टेम्परेचर ज़्यादा दिए तो डायनामिक ही रहेगा, टेम्परेचर घटाए तो क्या होगा, स्टैटिक होगा। यहाँ से हमें क्या पता चला, टेम्परेचर अगर आपका फ्रोजन आउट टेम्परेचर है, ये यहाँ पे मैं ये लेके देख रहा था, टेम्परेचर फ्लक्जोनियल टेम्परेचर तो डायनामिक है, डायनामिक के ऊपर आपका डायनामिक है, नीचे आपका स्टैटिक है। ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मत ले लेना स्टैटिक डायनामिक, फिर ये स्टैटिक ही रहेगा नीचे आने पे। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं। तो फ्लक्जोनियल टेम्परेचर आपका फ्रोजन आउट टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर है आपका फ्रोजन आउट टेम्परेचर, ये आपका क्या है, स्टैटिक है। फ्रोजन आउट टेम्परेचर में आपका क्या है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक के नीचे आने पे आपका ये क्या होगा, आपका हमेशा स्टैटिक ही रहेगा, इसके नीचे आने पे ये क्या होगा, आपका स्टैटिक ही रहेगा। तो स्टैटिक के नीचे आने पे, कहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे, तो ये आपका क्या रहेगा, स्टैटिक। लेकिन स्टैटिक के अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा दिए तो ऊपर जाने पे ये क्या हो जाएगा, डायनामिक। ये आपका बहुत ही काम आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप याद रखना कि डायनामिक टेम्परेचर ऊपर जाने पे डायनामिक का डायनामिक ही रहेगा, नीचे आने पे स्टैटिक हो जाएगा। उसको मैं क्या ले रहा हूँ, फ्लक्जोनियल टेम्परेचर, जहाँ पे स्टैटिक आपका डायनामिक हो रहा है। ठीक है, और स्टैटिक ऊपर जाने पे टेम्परेचर ज़्यादा देने पे आपका हो जाएगा डायनामिक, टेम्परेचर कम करने पे हो जाएगा स्टैटिक। तो उस टेम्परेचर में आपका डायनामिक स्टैटिक हो रहा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रोजन आउट टेम्परेचर। टेम्परेचर की डाटा ये है, ये कॉम्प्लेक्स आपका फ्रोजन आउट टेम्परेचर उसका होगा 273 केल्विन, और इस कॉम्प्लेक्स का फ्लक्जोनियल टेम्परेचर होगा आपका 398.14 केल्विन, और रूम टेम्परेचर में ये आपका दिखाएगा स्टैटिक जेटीडी, रूम टेम्परेचर में ये आपका दिखाएगा डायनामिक जेटीडी। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए।
ठीक है। अब है आपका इफेक्ट ऑफ कोआयन, इफेक्ट ऑफ कोआयन इन डायनामिक जेटीडी, या फिर क्या होगा आपका फ्रीजिंग में, जिसको हम क्या बोलेंगे फ्रोजन आउट टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, कॉपर का नाइट्रो कॉम्प्लेक्स ही हमारा रहेगा केस स्टडी। तो M2Pb CuNO2 होल C। ठीक है, ये आपका है केस स्टडी। तो इस कोआयन को हम चेंज करते जाएंगे। तो पहले मैंने क्या ले लिया, थैलियम Pb CuNO2 होल 6। थैलियम के बाद क्या लूँगा, पोटासियम CuNO2 होल 6, रुबिडियम सीजियम। पहले मैंने आपको क्या बताया था, रूम टेम्परेचर में बताया था कि डायनामिक है या स्टैटिक है। उसके बाद हमने गए थे, अगर डायनामिक है तो स्टैटिक का टेम्परेचर क्या आएगा, अगर स्टैटिक है तो डायनामिक का टेम्परेचर क्या आएगा। फ्रीजिंग एंड फ्लॉक्जोनियल एंड फ्रोजन आउट टेम्परेचर हम जाने थे। तो इनका फ्रोजन आउट टेम्परेचर इसका आता है आपका 245 केल्विन। ठीक है, इसका आता है आपका 273 केल्विन, 276 केल्विन, इसका आपका क्या आएगा 285 केल्विन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, कोआयन को ही चेंज किया हूँ, सिर्फ इसको ही चेंज किया हूँ, दूसरा किसी को नहीं चेंज किया हूँ। तो फाजन्स रूल के हिसाब से, अगर आप बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ, फाजन्स रूल क्या कहता है आपका, NiG लेस देन Ig फॉर आयनिक कैरेक्टर। NiG का मतलब क्या है, नॉन इनर्ट गैस, Ig का मतलब है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, NiG का मतलब है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपका है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एक ही है, वो है आपका ये थैलियम। ठीक है, NiG कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों के तीनों है आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा, हमें पता है क्या है, इन तीनों का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, इन तीनों का। और हमें पता ये भी है कि डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, साइज ऑफ कट्टायन डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ कट्टायन क्या होगा आपका इंक्रीज। साइज ऑफ कट्टायन इंक्रीज होने का मतलब है आपका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा आपका इंक्रीज। यस और नो, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा आपका इंक्रीज। तो आयनिक कैरेक्टर इन सभी में किसका ज़्यादा होगा, थैलियम का सबसे कम होगा, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। ये है आपका आयनिक कैरेक्टर। ये तो आपका आयनिक कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा क्योंकि ये NiG कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आपका है कोवेलेंट, ये तीनों के तीनों है आपका आयनिक। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो
आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और आप देख सकते हैं आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका, सीजियम प्लस का। अगर आयनिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा तो यहाँ पे इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो भी इसका ज़्यादा। मीन्स आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रोजन आउट टेम्परेचर। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रोजन आउट टेम्परेचर। तो फ्रोजन आउट टेम्परेचर आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा, यस और नो। फ्रोजन आउट टेम्परेचर आपका है एक्सपेरिमेंटल, और आयनिक कैरेक्टर आप कहाँ से मिलेगा, फाजन्स रूल से। ठीक है, तो ये है आपका फ्रोजन आउट टेम्परेचर जिसका ज़्यादा नॉन आयनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले। तो हमने क्या देखा था, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब हमने लिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लगभग क्या हुआ था 298.15 केल्विन, 14 केल्विन। ठीक है, तो अगर फ्रोजन आउट टेम्परेचर का मतलब है फ्रीज करना, तो टेम्परेचर घटाना, तो यहाँ से अगर हम नीचे आएंगे, ठीक है, फ्रोजन आउट टेम्परेचर हम निकाल रहे हैं, यहाँ से अगर हम नीचे आएंगे तो पहले हमें कौन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यस और नो, क्योंकि 298 से नीचे आने पे पहले हमें 285 मिल जाएगा, उसके बाद हमें मिलेगा 276, उसके बाद 273, उसके बाद हमें मिलेगा 245, यस और नो। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ, आपका रूम टेम्परेचर है 298.14 केल्विन। तो इससे जब हम टेम्परेचर घटाना शुरू करेंगे तो पहले हमें फ्रोजन आउट टेम्परेचर किसका मिल जाएगा, 285 का, उसके बाद किसका मिलेगा 276 का, उसके बाद क्या मिलेगा 273 का, और सबसे लास्ट हमें क्या मिलेगा 245 का, यस और नो। क्योंकि रूम टेम्परेचर मुझे ये है और इससे जब नीचे आऊँगा घटाने के लिए, तो घटाते घटाते रूम टेम्परेचर से घटाते घटाते पहले मुझे फ्रीज आउट कौन मिलेगा, मिलेगा मुझे सीजियम का कॉम्प्लेक्स, पहले फ्रीज आउट मिलेगा, उसके बाद मुझे मिलेगा रूबिडियम का, उसके बाद मुझे मिलेगा पोटासियम का, और सबसे लास्ट मिलेगा मुझे फ्रोजन आउट टेम्परेचर किसका, थैलियम का। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आउटर स्फीयर में आप देखिए ये जो कोआयन है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा तो होगा क्या, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस सीजियम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मीन्स अट्रैक्शन क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा हो रहा है। तो कोआयन जो बाहर का जो स्फीयर का है और इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपका हो क्या रहा है, रोटेशन आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यस और नो। ये है आपका इनर्ट गैस या फिर नॉन इनर्ट गैस, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, मुझे सिर्फ फर्क पड़ रहा है कि कोआयन की आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने पे, मीन्स यहाँ पे अगर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने पे यहाँ पे जो कोआयन है, तो ये NO2 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 ये आपका है इनर स्फीयर का, आउटर स्फीयर में आपका है सपोज सीजियम। तो इनका जो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज मीन्स अट्रैक्शन आपका ज़्यादा हो रहा है, और इनका जब आउटर स्फीयर का इनर स्फीयर के कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रोटेशन क्या होगा, ये इसको पकड़ के रखेगा ज़्यादा, तो रोटेशन क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। जब रोटेशन स्लो डाउन होगा, मैंने आपको बोल चुका हूँ, जब रोटेशन डायनामिक से हम स्टैटिक आते जाएंगे, जब रोटेशन स्लो होगा और जब हमें मिल जाएगा फ्रोजन आउट टेम्परेचर,
एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे रोटेशन आपका क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, FOT, और स्टैटिक ZTD वहाँ पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनका जो रोटेशन हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स का जो रोटेशन हो रहा था, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल, इनका अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो रोटेशन क्या हुआ, इनके बीच स्लो हो गया। तो रोटेशन स्लो होने की वजह से फ्रोजन आउट टेम्परेचर कम्स फास्ट, फ्रोजन आउट टेम्परेचर इजीली आ जाएगा क्योंकि रोटेशन स्लो हो गया। और हम अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है या नहीं। यहाँ पे रोटेशन फास्ट हो रहा था, इसलिए अगर इसको हटा दूं तो इनके बीच एक्सियल इक्वेटोरियल रोटेशन इतना फास्ट हो रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वेटोरियल है। अल्टीमेटली मैं क्या ले रहा था, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। लेकिन जब ये इसको पकड़ के रख लेगा अट्रैक्शन की वजह से, रोटेशन स्लो हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा इक्वेटोरियल, मतलब ये जेड आउट होता, तो जेड आउट का मतलब क्या है, एक्सियल बड़ा है इक्वेटोरियल छोटा है। ये सर नो, एक्सियल बड़ा है और इक्वेटोरियल छोटा है। तो फ्रोजन आउट टेम्परेचर सबसे पहले किसका आएगा, सबसे पहले आएगा व्हिच हैव मोर आयनिक कैरेक्टर। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने पे आपका क्यों हो जाता है, फ्रोजन आउट टेम्परेचर पास आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखना क्योंकि रूम टेम्परेचर है आपका 298.14 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर से मैं जब घटाते जाऊंगा, पहले ये टेम्परेचर टच करूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और आखिर में ये। तो जहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर उतना ही कम। इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन फ्रोजन आउट टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब है ये पहले ही अचीव कर लेगा फ्रोजन आउट टेम्परेचर सीजियम। ठीक है, ये आपका सीजियम, ये है आपका थैलियम, रुबिडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स सो डायनामिक ZTD एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ए है आपका Cu, टेम्परेचर दिया है आपका 0 डिग्री। बी है आपका K2PB Cu NO2 होल 6। सी है आपका CH2PB Cu NO2 होल 6। डी है आपका Rb2PB Cu NO2 होल 6। ये है आपका बी है बेरियम PB Cu NO2 होल 6। आखिर में आपका Tl2PB Cu NO2 होल 6। 0 डिग्री टेम्परेचर में बताइए।
देखिए ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, डायनामिक पूछा है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में तो ये क्या है आपका, स्टैटिक है, ठीक है। डायनामिक के लिए इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, फॉर डायनामिक 398.14 केल्विन, ठीक है। हमें टेम्परेचर नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.14 केल्विन, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया स्टैटिक जेटीजी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका डायनामिक। क्यों, मैं इसका टेम्परेचर क्या दिया हूँ, फ्रोजन आउट टेम्परेचर इसका क्या दिया हूँ, फ्रोजन आउट टेम्परेचर दिया हूँ 273 केल्विन, यस और नो। पोटासियम का दिया था ना 273 केल्विन, पोटासियम रुबिडियम, हाँ ये था आपका 285 केल्विन, ये था आपका 276 केल्विन, ये था आपका 273 केल्विन और ये था आपका 245 केल्विन, ठीक है। तो मैं इसको क्या दिया हूँ फ्रोजन आउट टेम्परेचर, आपको इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर है 273 केल्विन। 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है 273.14 केल्विन, ठीक है। तो 273.14 केल्विन इससे क्या है, फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ज़्यादा, यस और नो। फ्रोजन आउट टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा। अगर फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ज़्यादा, मैंने आपको ग्राफ बताया था कि फ्रोजन आउट टेम्परेचर से जो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा आपका, डायनामिक होगा, यस और नो। फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ज़्यादा होगा मतलब ये क्या होगा आपका, डायनामिक होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डायनामिक, क्योंकि इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर क्या है आपका 273 केल्विन और दिया कितना है, मुझे निकालने को दिया है 273.14 केल्विन में। तो 273.14 केल्विन आपका क्या है, फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ज़्यादा। तो फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ज़्यादा का मतलब क्या है, ये आपका हो जाएगा डायनामिक। ये कितने का दिया है, 285 केल्विन। इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर क्या है 285 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर है 285 केल्विन। हमें निकालना कितने पे, हमें निकालना है 273.14 केल्विन पे। तो ये क्या है, फ्रोजन आउट टेम्परेचर से कम। हमें निकालना किस पे निकालना है, वो हमें देखना है। वो क्या था, निकालना है हमें फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ज़्यादा। अगर वो डायनामिक हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी, इसका भी फ्रोजन आउट टेम्परेचर, ये जो हमें निकालना जितने पे है उससे कम है। फ्रोजन आउट टेम्परेचर इसका है 276 केल्विन, उससे कम है आपका 273.14 केल्विन, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइजेंस रूल फिर लगेगा। ये क्या है आपका, बेरियम मीन्स 2+, कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा, ठीक है। कैटायन के ऊपर क्या है आपका, चार्ज ज़्यादा, और चार्ज जितना ज़्यादा वो आपका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, उसका मैंने थैलियम के केस में ही आपको समझाया था, ये आपका क्या था, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा, ये सब क्या आ रहे थे आपका, इनका टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसका टेम्परेचर क्या था, बहुत ही कम, मीन्स फ्रोजन आउट टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम, तो इसका भी टेम्परेचर कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायनामिक। और थैलियम का केस भी क्या हो जाएगा आपका, डायनामिक। क्यों, क्योंकि इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर क्या है 245 केल्विन। हमें पूछा किस टेम्परेचर में है, टेम्परेचर पूछा है 273.14 केल्विन पे। तो फ्रोजन आउट टेम्परेचर से ऊपर पे मैंने आपको क्या बोला है, वो क्या होगा आपका, डायनामिक, ठीक है।
तो आप इसको कैसे निकालेंगे? पहले आपको फ्रोजन आउट टेम्परेचर सभी का डाटा याद होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे T = FOT। उसका मैंने क्या बोला था, जब T आपका FOT हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक। वो जो ग्राफ मैंने, ग्राफ तो नहीं, जो सिंबलाइज किया था कि इसको याद रखना, स्टैटिक डायनामिक का पहला केस जो लिया था CuH2O6, उसके साथ साथ CuNO2 4-। तो मेरा फ्रोजन आउट टेम्परेचर पहला केस तो आपका स्टैटिक है, आपको पता चल जाएगा। मेरा पहला केस का लेड का, इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर मुझे कितना मिला है, फ्रोजन आउट टेम्परेचर है मुझे पता है 273। तो मुझे जानना क्या है, ये टेम्परेचर पे जानना है। तो स्टैटिक से ऊपर जाएंगे, ये टेम्परेचर उसका ऊपर है 273.14। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर जाने पे मैंने आपको क्या बोला था, डायनामिक, यस और नो। फिर दूसरे का हम कैसे लेंगे, सीजियम का फ्रोजन आउट टेम्परेचर क्या है आपका 285। तो 273.14 केल्विन उसका नीचे आएगा, 273.14 केल्विन तो नीचे आएगा। तो स्टैटिक के नीचे जाने पे हम क्या हो जाएगा, स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका रुबिडियम, उसका भी है 276। तो 276 के नीचे पे ही आपका रहेगा 273। तो ये आपका इस टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, स्टैटिक, क्योंकि इसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर है 276 केल्विन। उसके बाद तो ये आपका है कैटायन, कैटायन का ज़्यादा, तो आपका ये आपका डायनामिक आ जाएगा। थैलियम ये आपका क्या है, नीचे पे है 273 केल्विन, और हम इसका क्या है 245 केल्विन। 245 केल्विन से बहुत ज़्यादा है आपका 273.14 केल्विन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायनामिक हो जाएगा थैलियम। तो आंसर क्या आएगा आपका 3, ठीक है। आंसर आपका आएगा 3 कंपाउंड आपका दिखाएंगे डायनामिक जेटीडी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ ऑफ CuH2O6 2+ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्शन है आपका 2 लॉन्गर एंड 4 शॉर्टर, बी है आपका 4 लॉन्गर एंड 2 शॉर्टर, सी है आपका ऑल बॉन्ड लेंथ आर ऑब्जर्व्ड इक्वल, डी है आपका 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ आर ऑब्जर्व। 3 टाइप्स बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, 2-2-2 डिस्टर्शन, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका, टेम्परेचर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है मतलब इस टेम्परेचर में, इसका मैं बता चुका हूँ, ये आपका क्या होगा, इसका ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ठीक है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, डायनामिक जेटीडी शो करेगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं पूछा होता, सिर्फ पूछा होता व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ ऑफ CuH2O6 2+, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, कॉपर 2+ मीन्स Eg3 मीन्स Z out मीन्स 2 शॉर्टर 2 लॉन्गर 4 शॉर्टर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन आज का, in NiH2O whole 6 2 plus and FeH2O whole 6 2 plus, all bond length are observed equal. True reason is, ए है आपका डायनामिक ZTD इन बोथ, बी है आपका डायनामिक ZTD इन NiH2O whole 6 2 plus but not in FeH2O whole 6 2 plus, सी है आपका डायनामिक ZTD इन FeH2O whole 6 2 plus but not in NiH2O whole 6 2 plus, डी है आपका डायनामिक ZTD इज नॉट इन बोथ. आंसर क्या आएगा आपका? आंसर होगा आपका सी. क्यों, देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ही मिटा देता हूं, यहाँ पे कर लेता हूं. तो 3 कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, NiH2O whole 6 2 plus FeH2O whole 6 2 plus CrH2O whole 6 2 plus. यस और नो, 3 कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया. ये आपका क्या है? D8 ऑक्टाहेड्रल निकेल 2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस का मतलब है D4 D5 D6, ठीक है. और D6 का ऑक्टाहेड्रल, क्रोमियम 2 प्लस का मतलब है D4 का ऑक्टाहेड्रल. 3 4 5, ये 2 प्लस में वाटर आपका वीक लिगैंड की तरह काम करेगा. 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पे तो ZTD होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ZTD ही नहीं होगा. तो ZTD नहीं होगा तो डायनामिक ना स्टैटिक कुछ नहीं आएगा. समझ रहे हैं? तो पहले आप देखेंगे कहीं पे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो डायनामिक ZTD में घुस मत जाना कि डायनामिक हो रहा है तो क्या हो रहा है. उस पहले देखेंगे ZTD हो रहा है कि नहीं. तो इसमें ZTD होगा ही नहीं. जिसमें ZTD नहीं होगा उसमें डायनामिक ZTD स्टैटिक ZTD क्या होगा? वो ऐसे भी ऑक्टाहेड्रल है तो इक्वल बॉन्ड लेंथ ही आएगा. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है तो आपका इक्वल बॉन्ड लेंथ ही आएगा क्योंकि वहाँ पे ZTD हो नहीं रहा है. तो आंसर आपका क्या होगा? Fe2 प्लस में आपका डायनामिक ZTD होगा
Fe2+ D6, इसका मतलब है ये आपका क्या है T2G4, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा डायनामिक जेटीडी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा आपका नहीं होगा। डायनामिक जेटीडी का मतलब क्या है, तो याद रख लीजिए ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल, ठीक है। तो क्रोमियम के केस में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्टैटिक जेटीडी, ठीक है। स्टैटिक जेटीडी का मतलब क्या है, स्टैटिक जेटीडी का कि हमें डिस्टर्शन ऑब्जर्व होगा जो होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या जो डायनामिक जेटीडी है वो हमेशा डायनामिक रहेगा, या क्या जो स्टैटिक जेटीडी है वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, या फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, या फिर हमेशा मतलब चेंज तो आ रहे हैं। डायनामिक आपका टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ स्टैटिक हो रहा है, स्टैटिक भी आपका डायनामिक हो रहा है। क्या वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ डायनामिक रहेगा, स्टैटिक रहेगा, ठीक है। यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं। एक है आपका FeH2O6 2+ K2Pb CuNO2(6), ठीक है। दूसरा आपका है FeH2O6 2+, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ये आपका रूम टेम्परेचर में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रूम टेम्परेचर में ये आपका है डायनामिक, ठीक है। रूम टेम्परेचर में आपका है डायनामिक, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ये आपका क्या हो जाएगा स्टैटिक जेटीडी, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो डायनामिक जेटीडी आपका डायनामिक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रूम टेम्परेचर में क्या है, आपका रूम टेम्परेचर में है डायनामिक जेटीडी, लेकिन इसमें जब हम टेम्परेचर घटाएंगे ये आपका डायनामिक ही रहेगा, और डायनामिक जेटीडी जहाँ पे रहता है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी वो डायनामिक ही रहता है, तो ये तो डायनामिक ही रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन टेम्परेचर घटाने पे यहाँ पे डायनामिक जेटीडी क्या हो रहा है डायनामिक ही रह रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फीबल डिस्टर्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था फीबल डिस्टर्शन मीन्स T2G अनसिमेट्रिकल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपका क्या होगा फीबल डिस्टर्शन। फीबल डिस्टर्शन होने की वजह से आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा T2G अनसिमेट्रिकल रहा, फीबल डिस्टर्शन की वजह से क्या होगा यहाँ पे बेरी सीडो रोटेशन आपका पॉसिबल नहीं होगा, नो BSR पॉसिबल, ठीक है। अगर बेरी सीडो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका डायनामिक आपका डायनामिक ही रह जाएगा, डायनामिक एट ऑल टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे BSR पॉसिबल है अगर, क्योंकि यहाँ पे EG है, ठीक है। तो BSR जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे डायनामिक को आप स्टैटिक कर सकते हैं या फिर स्टैटिक को डायनामिक कर सकते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे BSR पॉसिबल नहीं है और फीबल डिस्टर्शन है मीन्स वीक डिस्टर्शन है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। कंपाउंड जो भी रूम टेम्परेचर में दिखाता है वो हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर हो या नीचे हो वो वैसे का वैसा ही दिखाएगा। हम रेफरेंस किसको मान के चल रहे हैं, रूम टेम्परेचर को हम रेफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो ऑल टेम्परेचर रेंज ये क्या होगा डायनामिक दिखाएगा FeH2O6 2+। तो अब आ जाते हैं और एक कंपाउंड पे।
CuH2O होल 6 2 प्लस, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ CuF2। ठीक है, आप बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगा जब CFSE कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, CFSE का एप्लीकेशन आएगा। बॉन्डिंग में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, दिख रहा है आपका 2 फ्लोरीन लगा है, लेकिन ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये आपका क्या है, एक लैटिस है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में मैंने इसको क्या पाया था, रूम टेम्परेचर में ये आपका था स्टैटिक। ठीक है, रूम टेम्परेचर में आपका ये क्या था, स्टैटिक। और ये भी आपका रूम टेम्परेचर में क्या रहेगा, ये भी आपका रूम टेम्परेचर में रहेगा स्टैटिक। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में आपका रह रहा है स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक का ये आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जब वाटर मीडियम में आएगा, ये आपका क्या करेगा, रोटेट हो सकता है, फ्रीली रोटेट हो सकता है इन एक्वस मीडियम, फ्रीली रोटेट। ठीक है, फ्रीली रोटेट होगा तो बेरी स्यूडो रोटेशन यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर बेरी स्यूडो रोटेशन आपका पॉसिबल होगा तो नीचे आने पे, स्टैटिक के नीचे आने पे क्या होगा, आपका स्टैटिक ही रहेगा। स्टैटिक के नीचे आने पे क्या रहेगा, आपका स्टैटिक रहेगा। ऊपर जब टेम्परेचर हम करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका डायनामिक। लेकिन आप लोगों को पता है ये आपका लैटिस है, को क्रिस्टल लैटिस आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे, इनका पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। इन लैटिस एटम डज नॉट चेंज देयर पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हो नहीं सकता तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे बेरी स्यूडो रोटेशन आपका क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अगर बेरी स्यूडो रोटेशन पॉसिबल आपका नहीं होगा तो ये क्या होगा, आपका स्टैटिक था रूम टेम्परेचर में, तो नीचे टेम्परेचर में भी स्टैटिक रहेगा, ऊपर टेम्परेचर में भी स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो आप लैटिस को याद रखना हमेशा, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टैटिक रहेगा रूम टेम्परेचर में, कौन सा स्टैटिक, कुछ तो आपको टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप कहीं घबरा जाए तो जो जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको लेके चलेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मीन्स ये लैटिस है, तो लैटिस होगा तो सभी टेम्परेचर रेंज में जो रूम टेम्परेचर में दिखा रहा है वही आपका रहेगा। ठीक है, तो स्टैटिक रहेगा रूम टेम्परेचर में। ये कॉपर 2+ है। ठीक है, कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ का मतलब क्या है, Eg। Eg का मतलब क्या है आपका, जेड आउट। कॉपर 2+ मीन्स Eg3, तो आपका जेड आउट। तो ये हमेशा आपका क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे स्टैटिक है, मीन्स स्टैटिक का मतलब बार बार बोल रहा हूँ आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो मिलता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हम ऑब्जर्व एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, यहाँ पे डायनामिक में हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए उसको स्टैटिक बोला जाता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जेड आउट। तो आप लिखिए CuF2 CrF2 CuCl2 उसके साथ साथ MnCl3। ठीक है, ये सब क्या है आपके स्टैटिक जेटीटी हैं, मीन्स डिस्टर्शन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, CuF2 हो या फिर CrF2 हो, ये सब देखिए मैं लैटिस लिया हूँ। ठीक है, तो सॉलिड में ये आपका उस तरह का दिखाएगा, तो स्टैटिक जेटीटी है, डिस्टर्शन आपका क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो कोई अगर सवाल मुझे पूछे, अगर कोई सवाल पूछे, सपोज वैनेडियम, ठीक है,
ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका सॉलिड रहता है, ठीक है, 73 केल्विन पे स्टैटिक, ठीक है। तो कहीं पे अगर सवाल में आपका सॉलिड ये वाला मिल गया ना, तो आप हमेशा अज्यूम करके चलना ये क्या है आपका, अज्यूम करके चलना ये आपका क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। कोई भी अगर आपको मिल गया सॉलिड लिखा हुआ, तो आप सवाल को अज्यूम क्या करेंगे, हमेशा ये क्या रहेगा आपका, स्टैटिक रहेगा। कोई भी टेम्परेचर हो आपका ये क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। उसके हिसाब से आप निकालेंगे उसका क्या हो रहा है, जेड आउट हो रहा है या जेड इन हो रहा है या क्या क्या हो रहा है, लेकिन स्टैटिक है, डायनामिक ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, which of the following is not showing dynamic ZTD। ऑप्शन ए है आपका TiH2O होल 6 3+, बी है आपका CrF2, सी है आपका CuH2O होल 6 2+, डी है आपका FeH2O होल 6 2+, ठीक है। बताइए, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर नेवर शोज डायनामिक जेटीडी, ठीक है। तो कभी भी ये डायनामिक जेटीडी शो नहीं करेगा, ठीक है। उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, और एक सवाल कीजिए। सवाल है आपका, which of the following can show static JTD? which of the following can show static JTD? ऑप्शन ए है आपका CrH2O होल 6 2+, बी है आपका MnH2O होल 6 2+, सी है आपका FeF3, डी है आपका NiH2O होल 6 2+। बताइए, which of the following can show static JTD? आंसर क्या आएगा आपका, आपके हिसाब से ये आया ना, लेकिन आप गलत हैं। आंसर क्या आएगा आपका ए, क्योंकि आप इनमें निकाल के देखेंगे ये तीनों बी सी डी, यहाँ पे जेटीडी ही नहीं आएगा, नो जेटीडी, ठीक है। अगर जेटीडी नहीं आएगा तो स्टैटिक क्या डायनामिक क्या, तो पहले आप देखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी है या नहीं, उसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, स्टैटिक जेटीडी हो या फिर डायनामिक जेटीडी हो। Fe3 तो Fe3+, यस और नो। Fe3+ का मतलब क्या है, D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन, क्योंकि फ्लोरीन लगा है, ठीक है। तो D5 हाई स्पिन में क्या होगा, तो ये 2 3 4 5 नीचे से जाएंगे हम, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो D5 का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेटीडी नहीं होगा, ये आपका D8, ठीक है। ये आपका क्या है, और कहाँ पे है, मैंगनीज Mn2+, ठीक है। D5
हाई स्पिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, होगा ही नहीं, ठीक है। इन तीनों में आपका जेटीडी ही नहीं होगा, तो स्टैटिक डायनामिक के बाद बात आप बाद में करेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि पहले आप देखेंगे जेटीडी हो रहा है कि नहीं, उसके बाद डायनामिक स्टैटिक को जाएंगे, ठीक है। जब आपका लैटिस आ जाएगा उसको आप हमेशा क्या स्टैटिक मान के चलेंगे, जहाँ पे सॉलिड लिखा होगा वह उसको आप क्या करके चलेंगे, स्टैटिक मान के चलेंगे। जहाँ पे T2G ऑन सिमेट्रिकल आ रहा है उसका 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, टिटेनियम एंड आयरन, वहाँ पे क्या होगा आपका फीबल डिस्टर्शन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा डायनामिक होगा। और कॉपर का आपको कॉम्प्लेक्स दिया हूँ जिसका टेम्परेचर आपको याद रखना है। ये था आपका पूरा का पूरा डायनामिक एंड स्टैटिक जेटीडी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेड इन ऑब्जर्व्ड, दूसरा केस, ठीक है, इन प्लेस ऑफ जेड आउट, जेड इन ऑब्जर्व इन प्लेस ऑफ जेड आउट। तो वही ले लेते हैं CuF2 K2 CuAlF6, ठीक है, K2 CuAlF6, पोटासियम 3 K, ठीक है, KCuAlF6। तो ये आपका क्या है, अभी मैं बोल चुका हूँ, ये आपका स्टैटिक है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टैटिक है रूम टेम्परेचर में। तो रूम टेम्परेचर में अगर आपका स्टैटिक है तो ये हमेशा क्या रहेगा, लैटिस है तो ये हमेशा आपका रहेगा स्टैटिक ही रहेगा। तो मीन्स कॉपर 2+, तो जेड आउट एक्सपेक्टेड था, मिला हमें क्या, जेड आउट ऑब्जर्व भी हमें मिला, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका है जेड आउट एक्सपेक्टेड, ठीक है। कॉपर का केस है तो जेड आउट एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपको मिलेगा क्या, जेड इन मिलेगा। इसमें क्या आपको मिलेगा, जेड इन मिलेगा। क्यों मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर हटा दीजिए, ठीक है, ये डायनामिक स्टैटिक के लिए था। तो ये आपका जेड आउट एक्सपेक्टेड था, जेड इन हमें ऑब्जर्व मिल रहा है। तो हो क्या रहा है आप देखिए, ये आपका पोटेशियम किस में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, कॉपर एल्युमिनियम आपके क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके होंगे, तो मैं बेसिक सा मुझे जितना चाहिए वही बोल रहा हूँ। पोटेशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, तो डिफरेंट वॉइड में ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आपको लगा होगा एल्युमिनियम, ठीक है। ये आपका है फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, हो गया ना, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों जेड इन मिल रहा है, जेड आउट एक्सपेक्टेड था लेकिन जेड इन क्यों मिल रहा है। आप डाइबोरेन में पढ़ा चुका हूँ, मेन ग्रुप में आप डाइबोरेन तो पढ़ चुके होंगे, आप देखे होंगे। ये क्या है आपका, ये जो फ्लोरीन है आपका, ये क्या है आपका ब्रिजिंग एटम, ठीक है, इसको, ठीक है, ब्रिजिंग एटम। ये फ्लोरीन क्या है आपका ब्रिजिंग एटम। और ब्रिजिंग एटम आपका क्या होता है, डाइबोरेन में आपने देखा होगा कि आपका स्ट्रेन को घटाने के लिए वहां पे क्या हो रहा था, ब्रिजिंग एटम आपका उसका लेंथ जो हो रहा था बड़ा हो रहा था। यहां पे भी सेम ही होगा, 2
ease the lattice packing, to ease the lattice packing, bridging bridging atom have bond length more। तो ब्रिजिंग में एटम का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जो एटम है आपका एक्सियल एटम, ये आपका हमेशा क्या रहता है, ऑन शेयर रहता है। ये आपका क्या है, ऑन शेयर। और ये था आपका छोटा, लेकिन लैटिस पैकिंग का ईज करने के लिए, लैटिस पैकिंग को मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए ये क्या हो रहा है आपका, ब्रिजिंग एटम का लेंथ बढ़ जाता है। अगर लेंथ ब्रिजिंग एटम का यहाँ पे भी लगा होगा, ये एल्युमिनियम के साथ लगा होगा, फिर एल्युमिनियम कपर के साथ लगा होगा, लेकिन ऊपर वाला जो एक्सियल पोजीशन वो कहीं पे नहीं लगा होगा। ये आपका, ये क्या था आपका, नॉन मेटल था, तो ये इसका क्या था, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये आपका क्या था, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इंडिविजुअल अगर हमें देखें, ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल था, ये था आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, चेंज ये हो जाएगा इसका कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा था, टू ईज द पैकिंग फ्रैक्शन लैटिस पैकिंग, इक्विटोरियल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक्सियल नॉट इक्वल टू इक्विटोरियल, इक्विटोरियल ग्रेटर देन एक्सियल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका, जेड आउट एक्सियल बड़े होने की वजह से हो रहा था, लेकिन जेड आउट ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप मिटा दीजिए पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जेड आउट ना होके यहाँ पे क्या होगा आपका, जेड इन आपका हो जाएगा, टू ईज द लैटिस पैकिंग। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, और ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्योंकि D0 कॉन्फ़िगरेशन, तो ZTD तो यहाँ पे एब्सेंट ही है, ZTD इसमें तो एब्सेंट है। ठीक है, तो ZTD जहाँ पे प्रेजेंट है उसकी चर्चा में आप आगे बढ़ के देखेंगे कि जेड आउट होने वाला था, लेकिन टू ईज द लैटिस पैकिंग ब्रिजिंग एटम है बॉन्ड लेंथ मोर। तो बॉन्ड लेंथ ब्रिजिंग एटम का क्या होगा, जो सेंटर के साथ कर रहा है बॉन्ड, मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड लेंथ ब्रिजिंग एटम के साथ हो रहा है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा आपका, जेड आउट के बदले जेड इन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह का आपका कितना बॉन्ड लेंथ आएगा आप देख सकते हैं। कुल मिला के 4 बॉन्ड लेंथ आपके आएंगे। कुल मिला के कितने बॉन्ड लेंथ आएंगे, MF बॉन्ड टाइप, यहाँ पे कुल मिला के कितने आएंगे, 4 आएंगे। एक होगा आपका कॉपर फ्लोरीन, दूसरा होगा आपका कॉपर फ्लोरीन, ये होगा आपका एक्सियल, इसको मान लेते हैं, तो ये आपका होगा इक्विटोरियल। तीसरा आएगा आपका एल्युमिनियम फ्लोरीन, चौथा आएगा आपका पोटेशियम फ्लोरीन। ठीक है, तो कुल मिला के 4 टाइप्स ऑफ MF बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखना। लास्ट बात है आपका जेड आउट 222 डिस्टर्शन, 222 डिस्टर्शन ऑब्जर्व्ड इन प्लेस ऑफ जेड आउट। ये भी आपका सेम ही आएगा, टू ईज लैटिस पैकिंग। एक ही एग्जाम्पल है इसका, क्या है आपका MnSO
F3, क्या है आपका MnF3। आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि T2 डिस्टर्शन किसके प्लेस पे आ रहा है, जेड आउट के प्लेस पे। जेड इन किसके प्लेस पे आ रहा है, जेड इन भी आ रहा है जेड आउट के प्लेस पे। सिर्फ जेड इन जेड आउट आपका क्या दिखा रहे हैं, जेड इन से आपका हो रहा है ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल, या फिर जेड आउट से आपका हो रहा है ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल, लेकिन डिफरेंट टाइप आपका जेड इन से आपका जेड आउट नहीं हो रहा है, जेड आउट से आपका जेड इन हो सकता है, जेड आउट से आपका क्या हो रहा है 2-2 डिस्टर्शन, उल्टा आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जेड इन का आप सिर्फ केस क्या लेके चलेंगे, जेड इन के लिए मैं आपको बोल चुका हूं T2G ऑन सिमेट्रिकल, वो भी क्या आपका 1 एंड T2G 4, दो ही केस आपका जहां पे डायरेक्ट आप दिखा के लगा सकते हैं 3+ FeH2O होल 6 2+। ठीक है, तो ये दो केस है जहां पे फीबल डिस्टर्शन की वजह से ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। नहीं तो आप हमेशा क्या चेक करेंगे, जेड आउट जहां पे हो रहा है वहां पे आप चेक करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, कहीं तो बॉन्ड लेंथ सेम तो नहीं हो रहा है, या फिर जेड इन तो नहीं हो रहा है, या फिर 2-2 डिस्टर्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2-2 डिस्टर्शन में मैंने आपको क्या बताया था, एक्सियल का आपका हमेशा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा, मीन जेड एक्सिस में आपका रहेगा ज़्यादा, उसके बाद आएगा वाई, एक्स का सबसे कम। ठीक है, तो एक्सियल ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स एंड जेड नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू एक्स, लेकिन आपका क्या होगा, ये वाई है, ये वाई डैश, एक्स है एक्स डैश, जेड है जेड डैश, तो एक्स इक्वल टू एक्स डैश लेस देन वाई इक्वल टू वाई डैश लेस देन जेड इक्वल टू जेड डैश। ठीक है, तो इसका एक ही एग्जाम्पल आप याद रखेंगे MnF3। ठीक है, तो किसके लिए, टू ईच द लैटिस पैकिंग, इसके साथ कंपैरिजन आप किसके लेंगे, CrF2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका क्रोमियम 2+, 2+ का मतलब क्या है आपका D4। ठीक है, D4 का फ्लोरीन है आपका वीक लिगैंड, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3, ये एक आपका 4। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा Eg1, Eg1 का मतलब है जेड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे तो जेड आउट होगा, लेकिन यहाँ पे इन प्लेस ऑफ जेड आउट 2-2 डिस्टर्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका MnF3। ठीक है, तो आप भी अगर एग्जाम्पल मिल रहा है तो मुझे लिख के भेजिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम जितना जानते हैं उतना ही आपको बता सकते हैं, रेस्ट तो आप अच्छा सा बुक पढ़ेंगे या फिर इंटरनेट से सर्च करेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल बेस से ही आपको याद रखना पड़ेगा, रेस्ट जितना हो सके मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे आप क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, हो कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। तो लिख के भेजना कि कैसा लगा क्लास। आज के लिए इतना ही, रहते हैं, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, धन्यवाद।